नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम जाने थे बहुत सारे फैक्ट के बारे में जो कि कंप्यूटर से भी रिलेटेड था। उस वीडियो का यह नेक्स्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट वीडियो होगा। और यह एक प्रकार से समझे तो लास्ट जो सीरीज का इस सीरीज का फिजिक्स वाले जो सीरीज है, समान फिजिक्स का जो सीरीज चल रहा है उसका जो यह लास्ट वीडियो होने वाला है। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा और इसको ध्यान में रखते चलेंगे और यह जो बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा और इसी पार्ट से बेहद ही अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। इसको वीडियो को जो है कि लास्ट तक देखना मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, शेयर कर लीजिएगा वीडियो को। और जो है कि अभी तक हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखें तो नाभिकीय प्रौद्योगिकी के बारे में हम जानते हैं। यहाँ पर तो नाभिकीय प्रौद्योगिकी क्या होता है, इसके बारे में हम मेन फैक्ट के बारे में जानेंगे कि नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन के रूप में हम जानते हैं इसे इंग्लिश में। तो यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से होता है यह। तो ये देखने को मिलेगा परिभाषा के रूप में आप जान सकते हैं इसे कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक का न्यूट्रॉन का प्रग्रहण करने करके जो है कि तुलनीय द्रव्यमान के दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। तो यह एक प्रकार का नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिजन कहलाता है। समान तौर पे जाने कि एक बड़े नाभिक दो छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इसमें देखें तो इसमें जो है तो ये विशाल मात्रा में नाभिकीय ऊर्जा का विमोचन होता है यानी उत्सर्जित होता है, भारी मात्रा में ऊर्जा का निष्कासन होता है। उदाहरण के रूप में आप जान सकते हैं कि 1 ग्राम यूरेनियम का विखंडन ऊर्जा आप देखें तो 1 टन जो है कि 1 टीएनटी में विस्फोट की ऊर्जा होती है, ध्यान रखेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो अनुप्रयोग के रूप में आप देख सकते हैं नाभिकीय रिएक्टर में परमाणु बम के निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखें तो परमाणु बम के बारे में बताया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसके पहले आप देख सकते हैं नाभिकीय रिएक्टर के बारे में जान लेते हैं। नाभिकीय रिएक्टर एवं उनके भाग के बारे में जानेंगे। न्यूक्लियर रिएक्टर भी इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो इसके बारे में देखें तो क्या है यह। तो यहाँ से आप जान सकते हैं कि एक ऐसा संयंत्र जिसमें कि विखंडनीय पदार्थ में स्वपोषित नियत श्रृंखला में अभिक्रिया या फिर चेन रिएक्शन चलाकर नियत दर पर ऊर्जा प्राप्त किया जाता है, तो यह नाभिकीय रिएक्टर के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रयुक्त सिद्धांत, इसमें जो प्रयुक्त सिद्धांत होते हैं, इसमें इस्तेमाल किए गए सिद्धांत होते हैं वह न्यूक्लियर फिजन होता है, न्यूक्लियर विखंडन होता है, नाभिकीय विखंडन होता है। अन्य नाम के रूप में जाने की परमाणु भट्ठी के रूप में हम इसे जानते हैं, एक एटॉमिक पाइल के रूप में भी हम इसे कहते हैं नाभिकीय रिएक्टर को। और ईंधन के रूप में देखें तो वह पदार्थ जिसका विखंडन किया जाता है वह ईंधन के रूप में हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के रूप में यूरेनियम 235 का और प्लेटिनियम 239 का। मंदक के रूप में हम इसमें यानी कि मॉडरेटर के रूप में हम इसमें जो है किसका इस्तेमाल करते हैं, तो न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है पदार्थ जिसको हम मंदक कहते हैं। और इसका जो उदाहरण है देख सकते हैं कि हल्का या फिर सामान्य जल या फिर भारी जल, ग्रेफाइट या फिर बेरिलियम ऑक्साइड को हम मंदक के रूप में, नाभिकीय मंदक के रूप में, नाभिकीय रिएक्शन को जो मंद करने वाले, स्लो करने वाले जो पदार्थ होते हैं वह आप देख सकते हैं हल्का जल या फिर सामान्य जल या फिर भारी जल का इस्तेमाल करते हैं। यह भारी जल D2O होता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। यह भारी जल का इस्तेमाल हम मंदक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देख सकते हैं शीतलक क्लोटेंट जिसे कहते हैं। तो शीतलक के रूप में आप देखें तो विखंडन से मुक्त अत्यधिक ऊष्मा को शीतलन हेतु प्रयुक्त किया जाता है इसका। और उदाहरण के रूप में देखें तो वायु का इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, और जल तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का हम इस्तेमाल करते हैं। नियंत्रक क्षर के रूप में देखें तो कंट्रोल रॉड के रूप में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो कैडमियम का क्षर और बोरॉन के क्षर को हम कंट्रोल रड या फिर नियंत्रक क्षर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। नाभिकीय विखंडन की जो दर है उसको नियंत्रित करने के लिए हम प्रयुक्त करने वाले जो क्षर होते हैं उसे नियंत्रक क्षर के रूप में हम जानते हैं। आगे जानेंगे तो यहाँ पर परमाणु बम के रूप में हम देखें तो एटॉमिक बम क्या होता है, तो यानी कार्य प्रणाली के रूप में हम इसका जाने तो ऐसी युक्ति जिसमें कि तीव्रगामी न्यूट्रॉन की द्वारा विखंडनीय पदार्थ में अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखा जाता है। तो यह एक प्रकार का न्यूक्लियर बम होता है। और ध्यान रखेंगे कि जिसमें अति अल्प समय में ऊर्जा की विशाल मात्रा मुक्त होती है वह जो है कि न्यूक्लियर बम के रूप में या फिर एटॉमिक बम के रूप में जाना जाता है। अन्य नाम के रूप में आप देखें तो न्यूक्लियर बम भी इसे कह सकते हैं आप। और इसका जो सिद्धांत होता है वह किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो न्यूक्लियर नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता है।
इसमें जो प्रयुक्त होने वाले जो पदार्थ होते हैं, यूरेनियम होता है, प्लूटोनियम होता है, इसमें जो इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ होते हैं। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे हाइड्रोजन बम के बारे में बताया गया है कि हाइड्रोजन बम क्या होता है। तो अनियंत्रित प्रक्रिया जिसमें कि ड्यूटेरियम, ट्राइटियम का इस्तेमाल किया जाता है अनियंत्रित प्रक्रिया के रूप में। और प्रज्वलक के रूप में आप जाने तो देख सकते हैं प्रज्वलक के रूप में विखंडन परमाणु यानी विखंडन परमाणु बम का इस्तेमाल किया जाता है। अन्य नाम के रूप में देख सकते हैं कि नाभिकीय संलयन बम का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि नाभिकीय संलयन बम का भी इस्तेमाल किया जाता है। अन्य नाम के रूप में आप इसे कह सकते हैं नाभिकीय संलयन बम। कार्य प्रणाली के रूप में आप जाने कि अति उच्च दाब तथा ताप पर भारी हाइड्रोजन नाभिकों का जो संलयन किया जाता है, तो यह हाइड्रोजन बम में क्या होता है, तो नाभिक का संलयन होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। अब जान सकते हैं यहाँ पर कि नाभिकीय संलयन क्या होता है, जिसे न्यूक्लियर फिजन भी आप इंग्लिश में कह सकते हैं। तो न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है कि दो छोटे नाभिक जो होते हैं, दो छोटे न्यूक्लियर होते हैं, जो छोटे नाभिक जो होते हैं वो बड़े जुट करके जो है कि एक बड़ा नाभिक का निर्माण करते हैं। उसमें भी बड़ी मात्रा में जो है कि ऊर्जा की मात्रा निकलती है। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि संलयन का प्राप्त नाभिक का द्रव्यमान संलयन करने वाले मूल नाभिक के द्रव्यमान के योग से कम होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। संलयन से प्राप्त नाभिक का द्रव्यमान संलयन करने वाले मूल नाभिकों के द्रव्यमान के योग से कम होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे, यह एक प्रकार का फैक्ट है। और उसके बाद जान सकते हैं कि अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का विमोचन होता है इसमें भी। और अनुप्रयोग के रूप में देखें तो इसका अनुप्रयोग हाइड्रोजन बम और सूर्य में किया जाता है। इसका सूर्य जो होता है उसमें भी नाभिकीय संलयन का इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर देखेंगे तो क्या है यह, इसके बारे में जाने तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो अथवा दो से अधिक हल्के नाभिक अति उच्च चाल से गति करते हुए परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बना लेते हैं। इसके माध्यम से आप जान सकते हैं नाभिकीय संलयन यानी जुड़ना। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा भारत के प्रमुख परमाणु शक्ति केंद्र के रूप में आप यहाँ पर देख सकते हैं। भारत के प्रमुख परमाणु शक्ति केंद्र क्या है, तो देख सकते हैं सबसे पहला आप देख सकते हैं यहाँ पर कल्पकम कुंडलम। उसके बाद यह तमिलनाडु में अवस्थित है। नरोरा, यह भी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। काकारपार, यह गुजरात में अवस्थित है। परमाणु शक्ति केंद्र यहाँ पर आप देख सकते हैं रावत भाटा जो कि राजस्थान में है। उसके बाद देखिए कैगा जो है कि कर्नाटक में अवस्थित है। तारापुर महाराष्ट्र में अवस्थित है। और ध्यान रखेंगे यह तारापुर बेहद ही प्रचलित है, इसको आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से जान सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, महत्वपूर्ण जो तथ्य है उसको जान लेते हैं। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह क्या था, तो आर्यभट्ट था। और भारत ने अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया, कब प्रवेश किया, तो आर्यभट्ट के प्रक्षेपण से। उसके बाद देखिए तो आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था, कब किया गया था, तो 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था। और उसके बाद देखें तो श्याम विचार या फिर ब्लैक होल, श्याम विवर या फिर ब्लैक होल क्या होता है, यानी सीमित गया तारा कहते हैं इसे। और आगे बढ़ेंगे तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे, तो विक्रम साराभाई थे, डॉक्टर विक्रम साराभाई। उसके बाद देख सकते हैं कि एक भू स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल क्या होता है, तो 24 घंटे होता है। भू स्थिर उपग्रह जो कि पृथ्वी से भेजा गया उपग्रह होता है, कृत्रिम उपग्रह, उसका जो परिभ्रमण काल होता है वह 24 घंटे होता है। आगे है पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक की उपस्थिति का पता करने हेतु प्रयुक्त युक्ति को क्या कहते हैं, तो फुफ्फुसरन गणक या फिर सेंटिलेशन काउंटर कहते हैं। इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर कि तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त कहाँ से करते हैं, तो तारे अपनी ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा प्राप्त करते हैं। और जाने कि सोलर सेल में प्रयुक्त होने वाले जो तत्व होते हैं वह कौन से होते हैं, तो सिलिकॉन होते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन क्या है, तो थोरियम है। इसको आप ध्यान रखेंगे। भारत में प्रचुर मात्रा में उपस्थित जो नाभिकीय ईंधन क्या है, तो थोरियम है। और आगे बढ़ेंगे तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र में प्रयुक्त यूरेनियम समस्थानिक होते हैं, जो कि यूरेनियम U-235 के रूप में हम जानते हैं। उसके बाद देखें तो भारत का वह परमाणु संयंत्र जो कि चौथे भूकंपीय पेटी में अवस्थित है, तो देख सकते हैं यह नरोरा है। नरोरा एक परमाणु संयंत्र है, भारत का परमाणु
संयंत्र है जहां पर परमाणु का जो है कि परमाणु ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। तो इसको आप देखेंगे तो यह चौथे भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं। ऊपर में ही मैंने बता दिया था कि नरोरा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। और आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में जानेंगे। तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के जो फैक्ट हैं उसको हम देखते चलेंगे कि विशेष तथ्य के रूप में यहाँ पर बताया गया है कि अपोलो 11 के अंतरिक्ष यात्री, जिसमें थे अपोलो 11 के अंतरिक्ष यात्री के नाम नील आर्मस्ट्रांग, एडविन बज एल्ड्रिन और माइकल कोलिंस जो थे, ये तीन जो है कि वैज्ञानिक थे जो कि अपोलो 11 में अंतरिक्ष यात्री के रूप में सफर किए थे। अगला जो फैक्ट है कि नील आर्मस्ट्रांग एवं एडविन बज एल्ड्रिन ने चंद्रमा पर अपने पैर रखे थे। इसको ध्यान रखेंगे, नील आर्मस्ट्रांग एवं एडविन बज एल्ड्रिन जो थे कि चंद्रमा पर अपना पैर रखे थे। वहीं कोलिंस यान में ही रहे थे, इसको ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कि प्रथम मानव अंतरिक्ष अभियान के रूप में जाने कि प्रथम मानव अंतरिक्ष अभियान क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अंतरिक्ष यान वोत्सोक या देख सकते हैं वोत्सोक, और तिथि के रूप में देख सकते हैं कि 12 अप्रैल 1961 को इसका जो है कि प्रथम मानव अंतरिक्ष अभियान जो था। उसके बाद देखिए तो प्रथम अंतरिक्ष यात्री के रूप में देख सकते हैं कि मेजर यूरी गागरिन थे प्रथम अंतरिक्ष यात्री, और गागरिन की अंतरिक्ष यात्रा का समय आप देखें तो 1 घंटा 48 मिनट था। उसके बाद देखें तो प्रथम चंद्र आवरण के रूप में आप देख सकते हैं कि अंतरिक्ष यान अपोलो 11 प्रक्षेपण की जो तिथि थी इसकी अपोलो 11 की, वह 16 जुलाई 1969 था। उसके बाद देख सकते हैं कि पृथ्वी का प्रथम कृत्रिम उपग्रह नाम था स्पुतनिक 1। पृथ्वी का प्रथम कृत्रिम उपग्रह नाम था क्या, तो स्पुतनिक 1, और प्रक्षेपण तिथि था 1 अक्टूबर 1957, और यहाँ पर देख सकते हैं 4 अक्टूबर 1957 था इसका प्रक्षेपण की तिथि, और परिक्रमण जो काल था वह 92 दिन था, 92 डेज। उसके बाद देख सकते हैं कि दूसरा कृत्रिम उपग्रह क्या था, तो इसका नाम था स्पुतनिक 2, और इसका प्रक्षेपण तिथि देख सकते हैं 3 नवंबर 1957 था। इसकी जो विशेषता देख सकते हैं कि लाइका नामक कुतिया का अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया गया था, इसके माध्यम से स्पुतनिक 2 के माध्यम से लाइका नामक कुतिया का प्रक्षेपण कराया गया था। आगे बढ़ेंगे, देख सकते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे आपके कि भारत के प्रक्षेपण यान के रूप में आप जाने। भारत की जो प्रक्षेपण यान आप देख सकते हैं कि किस तरीके से है। तो PSLV, इसका पूरा नाम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आप कह सकते हैं PSLV, और 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसका जो है कि 900 किलोमीटर ऊंचाई पर इसका जो है हाइट है। और उसके बाद देख सकते हैं 1425 से लेकर के 1750 किलोग्राम इसका वजन है। वजन वाली उपग्रहों की स्थापना में सक्षम है, यानी कि 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है कि यह उपग्रह को स्थापित कर सकता है यह व्हीकल PSLV। उसके बाद देखिए तो इसका जो है कि इसका जो है वजन आप देख सकते हैं, या जो 1425 से लेकर के 1750 किलोग्राम वजन को अंतरिक्ष में स्थापित कर सकता है। उसके बाद जाने तो यहाँ पर GSLV के बारे में जाने तो GSLV मार्क 2 के बारे में जाने तो GSLV मार्क 2 का पूरा नाम जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के पूरा नाम आप जान सकते हैं। और इसमें देखिए तो ध्रुवीय रॉकेट आप देखिए तो लगभग 2225 किलोग्राम 2250 किलोग्राम से लेकर के 6000 किलोग्राम तक यह जो है कि अंतरिक्ष में स्थापित कर सकता है उपग्रह को। और यहाँ पर देखिए तो प्रथम प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान के रूप में आप जाने तो SLV-3 को जानते हैं हम लोग। प्रथम प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान के रूप में हम SLV-3 को जानते हैं। और SLV-3E2 के नाम से भी हम जानते हैं, एक उपग्रह था, एक व्हीकल है, उसके माध्यम से उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा जाता है, जिसमें कि रोहिणी RS-1 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया था SLV-3E2 के माध्यम से। और इसका प्रक्षेपण 18 जुलाई 1980 में किया गया था। उसके बाद देखें तो भारत अंतरिक्ष क्लब का 6ठा सदस्य भी इसी के जो है कि प्रक्षेपण के माध्यम से बना था। आगे बढ़ेंगे तो और जानकारी हम यहाँ से हासिल करेंगे। तो देखने को मिलेगा हमको कि यहाँ पर PSLV की श्रेणी के प्रमुख प्रक्षेपण यान क्या है, तो कोर एलोन वर्जन, जो कि हल्के भार जो कि 500 से लेकर के 700 किलोग्राम वाले उपग्रहों का प्रक्षेपण हेतु इस्तेमाल किया जाता है। बिना बूस्टर मोटरों वाला जो PSLV संस्करण होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है।
उसके बाद देख सकते हैं PSLV एक्सेल। PSLV एक्सेल के माध्यम से जाने तो इसका जो मेन पॉइंट है, यहाँ पर 4 चरणों में होने वाला शक्तिशाली रॉकेट के माध्यम से इसका होता है प्रक्षेपण, और चंद्रयान 1 एवं चंद्रयान मंगलयान के प्रक्षेपण में प्रयुक्त होने वाला PSLV एक्सेल ही था। और आगे जाने तो PSLV QL जिसका 4 स्ट्रैप ऑन बूस्टर का प्रयोग आप जाने तो 1 अप्रैल 2019 को प्रथम मिशन में संपन्न हुआ था। PSLV QL का इस्तेमाल किया गया था 1 अप्रैल 2019 में। आगे बढ़ेंगे तो PSLV DL के बारे में जाने कि 2 स्टेप ऑन बूस्टर का प्रयोग किया जाता है इसमें, और रॉकेट प्रक्षेपण का जो मध्यवर्ती विकल्प है PSLV DL को हम लोग कहते हैं। उसके बाद PSLV एक्सेल के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे यहाँ से। तो PSLV एक्सेल लगभग 44 मीटर लंबा और 320 टन भारी है, और इसका उपनाम आप देखें तो वर्क हॉर्स भी कह सकते हैं इसे, और चार चरणीय रॉकेट कह सकते हैं आप इसे, 4 चरणीय रॉकेट आप कह सकते हैं। उसके बाद प्रथम चरण में आप देखें तो ठोस प्रणोदक HTP भी आप कह सकते हैं। प्रथम चरण में जो क्या होता है तो ठोस प्रणोदक HTP का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, और यहाँ पर हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटेन कहते हैं जिसे कि HTPB का उपयोग हम लोग करते हैं इसमें प्रथम चरण में। उसके बाद देखिए द्वितीय चरण में आपको देखने को मिलेगा द्रव प्रणोदक UDSM जिसे अनसेमाइडल डी डाई मेथाइल हाइड्रोजन के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। N2O का भी इसमें N2O4 का भी प्रयोग करते हैं प्लस में, यानी कि द्रव प्रणोदक UDMH प्लस जो है N2O4 का इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीकारी के रूप में नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड का भी हम इस्तेमाल करते हैं, द्वितीय चरण में इसका इस्तेमाल होता है। तृतीय चरण में आप जाने तो तृतीय चरण के दौरान ठोस प्रणोदक फिर से HTPB का प्रयोग किया जाता है तृतीय चरण में, और चतुर्थ चरण में आप देखें तो ठोस प्रणोदक HMH का इस्तेमाल किया जाता है, इसे मोनोमेथाइल हाइड्रोजन के रूप में हम कहते हैं, और इसका प्रयोग किया जाता है चतुर्थ चरण में। ऑक्सीकारी जिसे मून कहते हैं, मून का इस्तेमाल MON ऑक्सीकारी के रूप में, मून का इस्तेमाल MON के रूप में हम करते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं GSLV, और GSLV के बारे में जाने तो GSLV देख सकते हैं इसका वर्जन है GSLV MK 3rd से लेकर के MK M1 तक है, इसका वर्जन है। तो यहाँ देख सकते हैं कि इसके माध्यम से जो है कि GSLV MK 3rd M1 के माध्यम से चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया गया, जिसमें कि 4000 से लेकर के 8000 किलोग्राम तक के वजन उठाने की क्षमता है इसमें, और वजन उपग्रहों को ले जाने में सक्षम है, और भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली रॉकेट भी इसे कहा जाता है। लंबाई इसका होता है 43.43 मीटर, और आप देखें तो यहाँ पर इसका भार देखें तो 640 टन होता है। 3 मॉडल में यह काम करता है, जिसमें कि GSLV Mark 1 और GSLV Mark 2, और उसके बाद देखें तो GSLV Mark 3। तो इसका आप देख सकते हैं, और GSLV Mark 1 को आप जाने तो इसका वहन क्षमता है 1.8 टन, और वहन क्षमता क्या होता है GSLV Mark 2 का देखें तो 2500 किलोग्राम होता है। इसका उपनाम देखें तो नॉटी बॉय इसे कहा जाता है, और फैट बॉय के नाम से जानते हैं। 4000 किलोग्राम होता है GSLV 3rd का जो वहन क्षमता होता है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा, नीचे चलते हैं तो क्रायोजेनिक तकनीक के बारे में हम जानते हैं। क्रायोजेनिक तकनीक क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि क्रायोजेनिक शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे, तो नीदरलैंड के प्रोफेसर क्लेमेंट ऑरेंस जो है कि 1894 ईस्वी में जो है कि इसका सबसे पहले इस्तेमाल किए थे। उसके बाद देखें तो विशेष रूप से आप जाने तो क्रायोजेनिक तकनीक 0 से 238 फ़ारेनहाइट ताप पर, कम ताप जो है कि 238 फ़ारेनहाइट पर कार्य करती है। और उपयोग के रूप में आप जान सकते हैं कि रॉकेट का मिसाइलों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, रॉकेट एवं मिसाइलों में इसका इस्तेमाल किया जाता है क्रायोजेनिक इंजन का। और तुषारजनिक का प्रयोग GSLV रॉकेट में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्या है यह, इसके बारे में जाने की भौतिकी की वह शाखा जिसमें कि अत्यधिक निम्न ताप उत्पन्न करने पर वह उनके अनुप्रयोग का अध्ययन किया जाता है। इसको ध्यान रखेंगे, भौतिकी की वह शाखा जिसमें कि अत्यधिक निम्न ताप पर
ताप उत्पन्न करने वाले व उनके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है। इसे हम कह सकते हैं क्रायोजेनिक इंजन भी कह सकते हैं। शब्द की उत्पत्ति देखें तो क्रोयोस या फिर बर्फ जैसा ठंडा, जिसे जेनिक पैदा करते हैं। ध्यान रखेंगे यह जेनिक पैदा करता है। उसके बाद जाने यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रोजेमेंट रैमजेट। रैमजेट किसे कहते हैं तो रैमजेट के बारे में देख सकते हैं कि किसी प्रकार के गतिमान पुर्जे का अभाव होता है। इसमें किसी प्रकार के गतिमान पुर्जे का अभाव होता है। इस तरीके के जो रेजमेंट एक प्रकार का मशीन कह ले इसको, इसमें आप देख सकते हैं। उद्देश्य के रूप में आप देखें कि अत्यधिक गति प्राप्त करना होता है इसका उद्देश्य, जिसमें कि अधिकतम गति 5 मैक होता है। और देख सकते हैं यहाँ पर कि क्या है यह, इसके बारे में जाने तो रेजोमेट एक प्रकार का जेट इंजन है जो कि किसी वायुयान की अग्र दिशा में गति का जो है कि प्रयोग करके जेट इंजन के दहन कक्ष में आने वाली हवा को संपीड़ित कर देता है, यानी कम कर देता है, उसका घनत्व जो है कि कम कर देता है, संपीड़ित कर देता है। यह जो रैम जेट होता है। उसके बाद देखिए तो आगे देखने को मिलेगा आपको साउंडिंग रॉकेट। साउंडिंग रॉकेट क्या होता है तो साउंडिंग रॉकेट के बारे में जाने की अन्य नाम अनुसंधान रॉकेट भी आप कह सकते हैं। और पृथ्वी की सतह से 50 से लेकर के 1500 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई हो सकती है, ऊंचाई तक परिवहन कर सकता है। और उपयोग के रूप में देखें तो अंतरिक्ष यात्रा के दौरान मुख्यतः मापन एवं अन्य वैज्ञानिक प्रयोगों में क्रियान्वयन किया जाता है इसका साउंडिंग रॉकेट का। उसके बाद देख सकते हैं स्क्रैम जैकेट क्या होता है, स्क्रैम जेट के क्या होता है, इसके बारे में जाने कि ऐसे जेट इंजन जिसमें कि तरल ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह इंजन वायुमंडल के ऑक्सीजन को ग्रहण कर संपीड़ित कर प्रयोग में लेते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी स्क्रैम जेट जो होता है यह वायुमंडल से ही ऑक्सीजन को लेकर के अपने इंजन में इसको जो है कि ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। देख सकते हैं यह इस प्रकार से होता है। और यहाँ पर देखिए तो अधिकतम गति इसकी 5 मैक होती है, 5 मैक से अधिक हो सकती है। रैमजेट जो होता है, रैमजेट के बारे में जान सकते हैं आप यहाँ पे। तो रैमजेट जो होता है, रैमजेट में नव परिवर्तन का परिमाण होता है। अन्य नाम के रूप में आप जान सकते हैं कि सुपरसोनिक दहन रैमजेट में इस्तेमाल किए जाते हैं। अन्य जो फैक्ट है उसके बारे में आप जान सकते हैं। चंद्रयान 2 के बारे में यहाँ पर जानेंगे। चंद्रयान 3 के रिलेटेड हमारे चैनल पे वीडियो उपलब्ध है, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। चंद्रयान 2 के बारे में जाने तो ऑर्बिटर द्वारा चंद्रमा के बहिर्मंडल में आर्गन 40 की उपस्थिति की खोज करना, यह जो मेन काम था इसका चंद्रयान 2 का। और 22 जुलाई 2019 को इसकी जो है कि प्रक्षेपण किया गया था। श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे प्रक्षेपित किया गया था। ध्यान रखेंगे इसका लॉन्च वजन आप देखें तो 3850 किलोग्राम है। रॉकेट इसका देखें तो किस रॉकेट के थ्रू इसको विस्थापन किया गया तो GSLV Mark 3 M1 के थ्रू इसका जो है प्रक्षेपण किया गया। और मशीन का जो प्रकार है आप देख सकते हैं चंद्र कक्षयान, जिसे लैंडर तथा रोवर इसमें था मशीन के प्रकार। और उसके बाद देख सकते हैं चंद्रमा का लैंडिंग कहाँ हुआ था तो दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम नामक लैंडर की लैंडिंग के दौरान जो है कि संपर्क टूटने के कारण लैंडिंग असफल हो गया था, इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद जान सकते हैं नेक्स्ट है आपके सामने की प्रमुख दूरबीनें की वेधशालाएं। प्रमुख दूरबीनें की वेधशालाएं किस प्रकार से है, प्रमुख दूरबीनें एवं वेधशालाएं, इसके बारे में हम जानेंगे कि स्पित्जर अंतरिक्ष दूरबीन जो है कि सौर प्रणाली को लेकर के अंतरिक्ष में दूरस्थ पिंडों के अध्ययन हेतु प्रक्षेपित नासा के इंफ्रारेड दूरबीन को कहा गया है स्प्लिट अंतरिक्ष दूरबीन। और उसी से रिलेटेड फैक्ट है कि नासा के ग्रेट ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम का चौथा एवं अंतिम अभियान के रूप में इसे कहा गया है स्प्लित्जर अंतरिक्ष दूरबीन को। पूर्व नाम के रूप में आप देखें तो पूर्व नाम इसका था, यानी पुराना नाम SIRTE, जिसे स्पेस इंफ्रारेड टेलीस्कोप फैसिलिटी कहते हैं। खगोलीय उद्भव की खोज कार्यक्रम का भी यह हिस्सा रहा है, जिसे 30 जनवरी 2020 को 16 वर्षों के पश्चात मिशन को समाप्ति की घोषित कर दिया गया। तो ध्यान रखेंगे 2020 को यानी कि 30 जनवरी 2020 को 16 वर्षों के बाद यानी 16 वर्ष तक चला यह मिशन। और इसको जो है कि
समाप्त घोषित कर दिया गया। इसके मिशन को पश्चात जो है कि समाप्त घोषित कर दिया गया। नासा के रूप में आप देखिए, नासा का ग्रेट ऑब्जर्वेटरी जो प्रोग्राम था, जो कि हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन के रूप में इस्तेमाल किया गया। और क्रॉम्पटन गामा किरण वेधशाला जो है कि यहाँ पर क्रॉम्पटन गामा किरण वेधशाला में इस्तेमाल किया गया। उसके बाद चंद्रा एक्स किरण वेधशाला स्प्लिटर अंतरिक्ष दूरबीन के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये उसके बाद देख सकते हैं कि हॉर्सेल अंतरिक्ष वेधशाला मिशन, हॉर्सेल अंतरिक्ष वेधशाला मिशन के रूप में जाने तो इसमें देखें अगला पॉइंट है कि यूरोपीय एजेंसी द्वारा विमोचित किया गया। उसके बाद देखें इसी से निकल के आता है पॉइंट, जिसमें कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम तथा वरुण ग्रह के खोजकर्ता सर विलियम हॉर्सले के नाम पर इसका नामकरण किया गया। उससे जुड़ी पॉइंट है यहाँ पर कि फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 ECA रॉकेट द्वारा 14 मई 2009 को प्रक्षेपित किया गया। उसके बाद देखें तो यहाँ पर ब्रह्मांड के सबसे ठंडे एवं दूरस्थ पिंडों का अध्ययन 2013 में कार्यकाल इसका समाप्त हो गया। 2013 में इसका तो हॉर्सले अंतरिक्ष वेधशाला मिशन का। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है आपको देखने को मिलेगा मंगल अन्वेषण के रूप में। मंगल अन्वेषण के रूप में देखें तो सबसे पहला आप देख सकते हैं कि तियानवेन-1 जो कि चीन द्वारा प्रक्षेपित मंगल मिशन था, जो कि 23 जुलाई 2020 को प्रक्षेपित किया गया चीन का प्रथम मंगल रोवर झुरोंग के साथ। उसके बाद देखें तो क्यूरियोसिटी के रूप में आप देखें, क्यूरियोसिटी जो कि नासा द्वारा 26 नवंबर 2011 को प्रक्षेपित रोवर था और मंगल ग्रह के गेल क्रेटर पर लैंडिंग किया था यह, ध्यान रखेंगे क्यूरियोसिटी। उसके बाद देखें तो परसुवेरेंस के नाम से जानते हैं एक और प्रक्षेपण को। तो यहाँ पर देखिए परसुवेरेंस जो एक प्रकार का अंतरिक्ष यान आप कह ले या फिर मंगल अन्वेषण कह ले। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 30 जुलाई 2020 को नासा द्वारा प्रक्षेपित रोवर था। उसके बाद मंगल ग्रह के जेरो क्रेटर के समीप लैंडिंग किया था यह, और इतिहास में पहली बार हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर को जो है कि दूसरे ग्रह पर भेजने में सफलता रहा था। यानी कि इसके थ्रू जो है कि हेलीकॉप्टर को भेजा गया था दूसरे ग्रह पर, यानी मंगल ग्रह पर। उसके बाद देख सकते हैं मंगलयान आप देख सकते हैं 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में प्रविष्ट किया था। 24 सितंबर 2014 को मंगलयान जो है कि मंगल की कक्षा में प्रविष्ट किया था और अपने पहले ही प्रयास में सफल मंगल अभियान करने वाला भारत का प्रथम देश बन गया था। भारत जो है कि प्रथम देश बना था, अपने पहले ही प्रयास में मंगल अभियान में सफल करने वाला प्रथम देश बना था। इसमें आप देखें तो मार्सियन एलीट क्लब में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश भी बन गया था। मार्शियल एलीट क्लब में शामिल होने वाला पहला देश भारत बन गया था। किस कारण से? जो कि मंगलयान की जो है कि उसके कक्षा में, मंगल ग्रह की जो कक्षा है उसमें जो है कि प्रविष्ट कराने के लिए जो सफल माना गया था उसके लिए। उसके बाद देख सकते हैं प्रथम मंगल मिशन के रूप में आप जाने तो प्रथम मंगल मिशन 1 नवंबर 1962 को मार्स 1 के रूप में जो है कि प्रतिस्थापित किया गया था। उसके बाद देखिए तो सोवियत संघ के द्वारा जो है कि इसे प्रक्षेपित किया गया था, जिसे रूस के रूप में आप जानते हैं। उसके बाद देखिए तो मैरिनर 4 के रूप में आप देखें तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 1964 ईस्वी में प्रक्षेपित किया गया अन्वेषण था। उसके बाद देखें तो रोवर स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी के रूप में जानते हैं, जिसे नासा द्वारा जून 2003 में स्पिरिट एवं जुलाई 2003 में अपॉर्चुनिटी नामक प्रक्षेपण से प्रक्षेपित किया गया। नेक्स्ट है कि मार्स पाथफाइंडर मिशन के रूप में आप जानते होंगे। यहाँ से देखें तो नासा द्वारा सोर्सजनर रोवर 1997 में भेजा गया था, मार्स पाथफाइंडर नामक जो मिशन था उसके थ्रू। उसके बाद है होप मिशन आप देख सकते हैं कि होप मिशन संयुक्त अरब अमीरात द्वारा 20 जुलाई 2020 को प्रक्षेपित मंगल मिशन के रूप में जाना जाता है। और इससे जुड़ी पॉइंट के जब में देखें तो जापान के तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र में प्रक्षेपित किया गया। उसके बाद किसी पश्चिमी एशियाई अरब
तो या फिर मुस्लिम बहुल देशों द्वारा मंगल ग्रह हेतु प्रक्षेपित प्रथम मिशन के रूप में होप मिशन को हम लोग जानते हैं। इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे देखने को मिलेगा रक्षा प्रौद्योगिकी से रिलेटेड फैक्ट, और यहाँ पर देखेंगे कि एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के रूप में हम इसे जानते हैं। और इसके बारे में जाने तो प्रक्षेपास्त्र या फिर प्रक्षेपास्त्र प्रणालियां क्या क्या हो सकते हैं। तो प्रक्षेपास्त्र के रूप में अग्नि, नागा, आकाश, त्रिशूल और पृथ्वी है, जो कि मिसाइल के रूप में आप जान सकते हैं। नेतृत्वकर्ता इसके थे एपीजे अब्दुल कलाम, जिसे मिसाइल मैन के रूप में भी हम लोग जानते हैं, जिनका जन्म 1983 ईस्वी से लेकर के 2008 तक रहा। उसके बाद देख सकते हैं संस्था था इसमें, किस संस्था के द्वारा यह जो रक्षा प्रौद्योगिकी जो है कि विज्ञान के रूप में आविष्कार किया गया। यहाँ पर देख सकते हैं डीआरडीओ के द्वारा जो ये सारे के सारे कार्य किए गए हैं। उसके बाद देख सकते हैं पृथ्वी मिसाइल के रूप में हम जाने पृथ्वी मिसाइल क्या क्या इसकी क्षमता है, इसके बारे में विशेषता क्या है। तो विभिन्न संस्करण होते हैं इसके, जिसमें कि पृथ्वी 1 के रूप में आप देख सकते हैं इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर है पृथ्वी 1 की। और डिजाइनर के रूप में आप देखें तो डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। और पृथ्वी 1 1994 ईस्वी में सामरिक बल कमान द्वारा सेवा में लिया गया था। पृथ्वी 2 की जो मारक क्षमता है वह 250 से 350 किलोमीटर तक है। पृथ्वी 3 की जो मारक क्षमता है वह 350 से 600 किलोमीटर तक है। यह नौसैनिक संस्करण के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और सतह से सतह पर मारक प्रक्षेपास्त्र के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और प्रथम परीक्षण देखें तो श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज, जिसमें कि 27 फरवरी 1988 में इसका प्रथम जो टेस्टिंग किया गया था, परीक्षण किया गया था। और द्रव प्रणोदक द्वारा यह संचालित होता है। इसमें प्रणोदक द्रवित लिक्विड प्रणोदक के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे देखें तो प्रगति मिसाइल के रूप में आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्रगति मिसाइल के बारे में जाने तो लंबाई इसका 7.4 मीटर है, वाहन क्षमता 200 किलोग्राम है और केवल पारंपरिक वार हेड ले जाने में सक्षम है यह। और सतह से सतह तक मार करने वाला मिसाइल है। लघु दूरी की मिसाइल, जिसे आप 60 से लेकर के 170 किलोमीटर तक इसकी क्षमता है। और प्रहार प्रक्षेपास्त्र का निर्यात संस्करण है यह, यानी कि जो भी प्रहार करने के लिए जो बम बारूद होते हैं उसमें इसमें सेट करके इसको मतलब भेज दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। और आप देखें तो प्रहार मिसाइल के बारे में देख सकते हैं कि प्रहार मिसाइल जो त्वरित एवं तीव्र प्रतिक्रिया के रूप में जाना जाता है। और इसे 2 से 3 मिनट के नोटिस पर दागना संभव है, यानी कि 2 से 3 मिनट के अंदर ही इसे छोड़ा जा सकता है, जिसका भार आप देखें तो 200 किलोग्राम भार इसका क्षमता है। और नाभिकीय युद्ध सामग्री ले जाने में यह सक्षम है। और देखिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रथम परीक्षण इसे 21 जुलाई 2011 को चांदीपुर से लॉन्च किया गया था, इसे कॉम्प्लेक्स थर्ड से। और यहाँ पर देखें तो इसकी लंबाई 7.8 मीटर है, भार 1.2 टन है। और प्रणाली आप देखें तो एक चरणीय ठोस प्रणोदक द्वारा संचालित प्रक्षेपास्त्र आप इसे कह सकते हैं प्रहार मिसाइल को। उसके बाद देख सकते हैं अमोघ 1 आप देखें तो अधिकतम दूरी 2.8 किलोमीटर इसका अधिकतम दूरी तक मार करने के लिए क्षमता है। उसके बाद देख सकते हैं प्रथम परीक्षण इसका देखें तो 10 सितंबर 2015 को मध्य प्रदेश के बीना सौजन्य रेंज आप देख सकते हैं, इसे प्रथम परीक्षण आप देख सकते हैं। उसके बाद द्वितीय पीढ़ी के टैंकरोधी निर्देशित मिसाइल के रूप में आप इसे कह सकते हैं। और भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित पहली मिसाइल है यह। भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा पहली मिसाइल कौन सा है? विकसित मिसाइल अमेघ 1 है। उसके बाद देख सकते हैं अग्नि मिसाइल के रूप में आप देख सकते हैं कि अग्नि मिसाइल का जो वर्जन है अग्नि 3 के रूप में आप देख सकते हैं प्रथम परीक्षण 12 अप्रैल 2007 ईस्वी को। उसके बाद वहन क्षमता 1500 किलोग्राम युद्ध सामग्री ले जाने में सक्षम है। रेंज इसका है 3000 किलोमीटर अग्नि 3 मिसाइल का। उसके बाद अग्नि 4 मिसाइल, इसका पूरा नाम अग्नि 2 प्राइम है। आगे देखेंगे तो अग्नि 2 प्लस के रूप में आप देखें तो इसके फैक्ट है प्रथम परीक्षण इसका 15 नवंबर 2011 को किया गया। इसकी जो रेंज है वह 3500 किलोमीटर है। और वहन क्षमता है, इसका जो वहन करने की जो क्षमता है वह 1000 किलोग्राम युद्ध सामग्री को ले जाने में सक्षम है। लंबाई के बारे में जाने तो 28 मीटर इसका लंबाई है, भार है 17 टन। और प्रणाली के रूप में आप देख सकते हैं प्रणाली द्वितीय चरण ठोस प्रणोदक प्रणाली के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है।
और देख सकते हैं अग्नि 5 के बारे में जाने की इसकी लंबाई है 17.50 मीटर और भार के रूप में आप देख सकते हैं 50 टन है। प्रणाली आप देख सकते हैं त्रिचरणीय ठोस प्रतिरोधक प्रणाली के रूप में इस्तेमाल करता है। वहन क्षमता है 1.5 टन युद्ध सामग्री ले जाने में सक्षम है और मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से लेकर के 8000 किलोमीटर तक है इसकी मारक क्षमता, जिसे 8000 से लेकर के 12000 किलोमीटर तक भी संभव बनाया जा सकता है। इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं सतह से सतह पर मारक अस्त्र के रूप में आप इसे जाने तो यहाँ पर देख सकते हैं अग्नि 1 का नाम आता है। अग्नि 1 आप देख सकते हैं 15 मीटर का लंबाई है, इसे उड़ान भार है इसका 12 टन वजन लेकर के उड़ सकता है। और प्रणाली आप देखें तो एक चरणीय ठोस प्रणोदक प्रणाली का इस्तेमाल यह करता है और भार क्षमता आप देखें तो 1000 किलोग्राम युद्ध सामग्री ले जाने में सक्षम है। रेंज आपका देख सकते हैं इसका रेंज होता है 700 किलोमीटर और प्रथम परीक्षण देखें तो वर्ष 2002 में किया गया था चांदीपुर में। इसको आप ध्यान रखेंगे अग्नि 1 का। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा, इधर से देखते चलते हैं जो फैक्ट है कि अग्नि मिसाइल का। अग्नि 2 मिसाइल के बारे में जाने, इसकी लंबाई 20 मीटर है, भार 16 जो है कि टन यह ले जाने में सक्षम है, या फिर भार आप कह सकते हैं इसका भार है 16 टन इस मिसाइल का अग्नि 2 का। और प्रणाली है यानी 2 चरणीय ठोस प्रणोदक प्रणाली से का यह इस्तेमाल करता है। और वाहन क्षमता देखें तो वाहन क्षमता 1000 किलोग्राम युद्ध सामग्री ले जाने में सक्षम है। प्रथम परीक्षण 11 अप्रैल 1999 को चांदीपुर में किया गया था। आगे बढ़ेंगे तो ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में जानने को मिलेगा, जिसको देखेंगे कि सुखोई Su-30 MKI में इसका जो है कि तैनाती है, यानी विमान पर तैनात किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है इस विमान के थ्रू। और इसका मारक क्षमता देखें तो 290 किलोमीटर है इसकी मारक क्षमता और 450 से 500 किलोमीटर तक विस्तार भी संभव है। नौसैन्य संस्करण भी इसका है, तो नौसैन्य संस्करण 18 अक्टूबर 2020 को स्टील्थ 2020 को स्टील्थ विध्वंसक युद्धपोत INS चेन्नई में सफल परीक्षण किया गया, जिसकी भारत के DRDO व रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है यह ब्रह्मोस मिसाइल, तो इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए तो नामकरण है भारत के ब्रह्मपुत्र नदी पर इसका नाम पर रखा गया है, रूस का मॉस्कोवा नदी के नाम पर जो है कि मिला करके रूस के मॉस्कोवा नदी और भारत के ब्रह्मपुत्र नदी दोनों को जो है कि नाम को मिला करके इसका जो है कि नाम रखा गया है। उसके बाद प्रणाली आप देखें तो द्विचरणीय सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के रूप में हम इसे जानते हैं। द्विचरणीय सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के तौर पे यह जो है कि प्रणाली काम करता है, इसका सिस्टम है इस तरीके का। उसके बाद निर्भय क्रूज मिसाइल के बारे में जाने। निर्भय क्रूज मिसाइल जिसका मारक क्षमता 1000 किलोमीटर है। अन्य जो नाम है वह टी-ट्रॉपी मिसाइल के रूप में आप कह सकते हैं इसे। विशेष आप देख सकते हैं विशेषता इसके कि अमेरिकी मिसाइल टॉम हॉक के समतुल्य है यह निर्भय क्रूज मिसाइल। और इसका श्रेणी आप देखिए तो सबसोनिक क्रूज मिसाइल के रूप में हम इसे देखते हैं और सतह से सतह मारक प्रक्षेपास्त्र के रूप में भी हम इसे कहते हैं। यह जो प्रणाली इस्तेमाल करता है लंबी दूरी का द्विचरणीय प्रक्षेपास्त्र के रूप में यह प्रणाली को इस्तेमाल करता है। आगे देख सकते हैं यहाँ पर है शौर्य मिसाइल के बारे में। तो शौर्य मिसाइल के बारे में जाने तो सतह से सतह पर मार करने वाला सामरिक मिसाइल के रूप में हम इसे जानते हैं। K-15 मिसाइल का सतही संस्करण लैंड वेरिएंट है यह और मारक क्षमता इसका है 700 से लेकर के 1000 किलोमीटर तक। और श्रेणी आप देखें तो यह श्रेणी है नाभिकीय सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल का। और प्रथम परीक्षण के रूप में 3 अक्टूबर 2020 का जो है कि प्रथम परीक्षण किया गया था इसका। और APJ अब्दुल कलाम द्वीप से ही इसे प्रक्षेपण किया गया था, परीक्षण किया गया था। उसके बाद देखें तो पेलोड वाहन क्षमता है इसका 200 किलोग्राम से लेकर के 1000 किलोग्राम तक और उड़ान ऊंचाई है 50 किलोमीटर से लेकर के 31 मील आप कह सकते हैं, 50 किलोमीटर या फिर 31 मील। आगे बढ़ेंगे जो देखने को मिलेगा यहाँ पर के मिसाइल श्रृंखला किस प्रकार के होते हैं, जिसमें कि सागरिका जिसमें कि श्रृंखला का प्रथम मिसाइल है यह और कोड नेम K-15 परमाणु सक्षम मिसाइल है। उसके बाद है मारक क्षमता इसका जो है कि 750 किलोमीटर है। और K-4 के नाम से जानते हैं जो मिसाइल, जो कि के मिसाइल श्रेणी से अंतर्गत आता है, जिसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है। परमाणु सक्षम पनडुब्बी प्रक्षेपित किया जा सकता है इसे।
और बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में हम इसे जानते हैं। और डीआरडीओ द्वारा जो है कि प्रोजेक्ट ब्लैक के तहत विकसित किया गया मिसाइल है K4 मिसाइल। और देख सकते हैं 2000 किलोग्राम तक परमाणु आयुध ले जाने में यह सक्षम है। कौन सा मिसाइल? तो के मिसाइल। और नामकरण देखें तो मिसाइल मैन नामकरण जो है कि मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर इसे रखा गया है। और देख सकते हैं कि श्रेणी इसका देखें तो जल के अंदर से प्रक्षेपण योग्य प्रक्षेपास्त्र का इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसे। और स्वदेशी पनडुब्बी अरिहंत पर तैनाती हेतु इसका विकसित किया गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ से नेक्स्ट है रुद्रम के बारे में जानते हैं कि डीआरडीओ द्वारा विकसित प्रथम विकिरण रोधी मिसाइल परिचालन सीमा इसका है 100 से लेकर के 125 किलोमीटर तक। और इसका उपयोग देखें तो दुश्मन के रडारों, संचार स्थलों एवं रेडियो आवृत्ति उत्सर्जन स्रोतों का पता लगाना और उन्हें नष्ट करने हेतु इसका इस्तेमाल किया जाता है रुद्रम का। और यहाँ पर देखें तो श्रेणी इसका है विकिरण रोधी मिसाइल और हवा से सतह में मार करने के लिए यह सक्षम है। और प्रथम परीक्षण 9 अक्टूबर 2020 को एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से ही किया गया था, इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। इसे चौथी पीढ़ी की दागो और भूल जाओ नाम से आप जानते हैं। दागो और भूल जाओ मिसाइल के नाम से जानते हैं, जिसकी मारक क्षमता 15 से लेकर के 20 किलोमीटर है। और डीआरडीओ द्वारा भारत वायु सेना के लिए विकसित किया गया यह मिसाइल है, जिसमें आप जानेंगे कि हेलीकॉप्टर नाग द्वारा लॉन्च किया जा सकता है। हेलिना का उन्नत संस्करण आप कह सकते हैं इसे। और एंटी टैंक मिसाइल भी आप कह सकते हैं, एंटी टैंक मिसाइल है यह। और उसके बाद जो है कि प्रथम सफल परीक्षण 19 अक्टूबर 2020 को किया गया था, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलेंगे, आपके स्क्रीन पे दिखेगा यहाँ से कि भारतीय प्रक्षेपास्त्र रोधी प्रणाली, यानी भारतीय प्रक्षेपास्त्र रोधी प्रणाली के रूप में जाने तो AAD मिसाइल के रूप में आप जानते हैं। एकल चरणीय ठोस ईंधन चलित मिसाइल है यह। और अतः जो है कि वायुमंडल में 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक बैलिस्टिक मिसाइलों के अवरोधन में सक्षम है यह। प्रथम परीक्षण 6 दिसंबर 2007 को किया गया था। और PAD मिसाइल के रूप में देखें तो द्वितीय चरण मिसाइल है यह। उसके बाद देखिए द्वितीय चरण का मिसाइल है PAD मिसाइल। और उसके बाद देखें तो प्रथम चरण ठोस ईंधन व द्वितीय चरण तरल ईंधन से संचालित होता है PAD मिसाइल। और वायुमंडल या फिर एक्सो एटमॉस्फेयर में 50 से लेकर के 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक बैलिस्टिक मिसाइलों को अवरोधन करने में यह सक्षम है। प्रथम सफल परीक्षण 27 नवंबर 2006 ईस्वी को किया गया था। और क्या है यह, इसके बारे में जाने तो जान सकते हैं PAD मिसाइल के बारे में कि एक बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास व तैनाती की दिशा में यह एक प्रकार का पहल है। और द्विस्तरीय प्रणाली के रूप में आप देख सकते हैं द्विस्तरीय प्रणाली AAD मिसाइल और PAD मिसाइल आप कह सकते हैं इसे। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं जो लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। और इसी के साथ जो है कि फिजिक्स का जो सामान्य फिजिक्स का जो सीरीज है यह समाप्त हो जाएगा। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वह केमिस्ट्री से रिलेटेड आएगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जान लेते हैं कि परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से जो फैक्ट है वह इम्पोर्टेंट है। तो निशांत क्या है? तो चालक रहित दूरस्थ चालित विमान है। और त्रिशूल क्या है? तो सतह से वायु तक मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। धनुष मिसाइल की मारक क्षमता 350 किलोमीटर है लगभग में। और INS अस्त्र धारणी है। INS अस्त्र धारणी क्या है? तो एक टॉर्पीडो प्रमोशन और पूर्णामृति रिकवरी जलयान है, इसको आप ध्यान सकते हैं। INS अस्त्र धारणी से एक टॉर्पीडो प्रमोशन एवं पूर्णाप्राप्ति यानी रिकवरी जलयान के रूप में हम इसे कहते हैं। तो इस वीडियो में आप जाने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि रिलेटेड था प्रौद्योगिकी से, मिसाइल से, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आए दिन जनरल कंपटीशन में देखने को मिलता है। ध्यान रखेंगे इस सभी जानकारी को और 2-3 बार जरूर देखिएगा वीडियो को, ताकि आपको वीडियो के जो भी फैक्ट है वो माइंड में सेटअप हो जाए।
इसके बात को रखते हुए वीडियो को समाप्त करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ अगर हमारे इस चैनल पे नए हैं और इसी प्रकार के वीडियोस नेक्स्ट सीरीज देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।